और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतर रहे हैं जिसने, सच कहूं तो, लाखों लोगों के सोचने और काम करने का तरीका ही बदल दिया है। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। बिल्कुल, एक जबरदस्त किताब है। हाँ, और ये किताब इतनी गहरी है कि इसे एक बार में समझना मतलब मुमकिन नहीं है। तो हमने सोचा है कि हम इस पर कई हिस्सों में बात करेंगे। आज बस शुरुआत है और हम इसकी नींव यानी इसके बुनियादी सिद्धांतों पर ही ध्यान देंगे। अच्छा। और हाँ, एक बात पहले ही साफ कर दें, ये चर्चा किताब पढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये बस उसके सबसे जरूरी विचारों को समझने में एक गाइड की तरह है। और शायद इसीलिए ये किताब इतनी सफल हुई है ना। ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं करती कि हाँ आप ये कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरा सिस्टम, जी, एक ढांचा देती है जो कि विज्ञान पर आधारित है। ये हमें सिर्फ क्या करना है ये नहीं बताती, बिल्कुल, बल्कि कैसे करना है ये सिखाती है। सही कहा। एक तरह का यूजर मैनुअल है हमारे दिमाग के लिए। और इसकी शुरुआत होती है खुद लेखक की एक ऐसी कहानी से जो रोंगटे खड़े कर देती है। हाँ, उनकी अपनी कहानी। मुझे लगता है इस कहानी के बिना किताब की आत्मा को समझना मुश्किल है। जेम्स क्लियर हाई स्कूल में एक बहुत ही टैलेंटेड बेसबॉल खिलाड़ी थे। भविष्य एकदम उज्जवल दिख रहा था। और फिर अपने स्कूल के आखिरी दिन प्रैक्टिस के दौरान एक टीममेट के हाथ से बल्ला फिसला और पूरी ताकत से सीधा उनकी आंखों के बीच में लगा। और ये कोई मामूली चोट नहीं थी, ये जानलेवा थी। उनकी नाक कई जगह से टूट गई, चेहरे की 30 से ज्यादा हड्डियां टूट गईं और दिमाग में इतनी सूजन आ गई कि उन्हें मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा में रखना पड़ा। सोचिए, एक पल में एक टॉप एथलीट का करियर तो छोड़िए, उनकी जिंदगी दांव पर लग गई थी। बिल्कुल। और जब वो धीरे धीरे ठीक होने लगे तो वो बड़े बड़े काम नहीं कर सकते थे। उनके पास सिर्फ छोटी छोटी चीजों को करने की ताकत थी, जैसे रोज रात को एक तय समय पर सोना, अपने कमरे को हर रोज बिल्कुल साफ सुथरा रखना, हाँ, या पढ़ाई की छोटी छोटी आदतें बनाना। उस समय ये काम इतने छोटे और मामूली लग रहे थे कि किसी को भी लगता कि इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन यहीं पर तो इस किताब का जादू छुपा है। हाँ, उन छोटी छोटी लगभग अदृश्य आदतों ने कमाल कर दिया। ओह, उन्होंने ना केवल जेम्स को पूरी तरह से ठीक होने में मदद की, बल्कि कुछ ही सालों में उन्हें अपने कॉलेज का शीर्ष एथलीट बना दिया। हाँ, मतलब जिस इंसान का चलना फिरना मुश्किल था, वो ESPN की एकेडमिक ऑल अमेरिका टीम में चुना गया। यहां से उन्हें एहसास हुआ कि जिसे हम मामूली समझते हैं वही सबसे शक्तिशाली है। बिल्कुल। तो चलिए इसी विचार को थोड़ा और कुरेदते हैं। किताब में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का एक बड़ा जबरदस्त उदाहरण है। 2003 तक ये टीम प्रोफेशनल साइकिलिंग में एक मजाक की तरह थी। हाँ, मतलब लगभग 100 सालों में उन्होंने टूर डी फ्रांस जैसा कोई भी बड़ा इवेंट नहीं जीता था। कुछ भी नहीं। फिर उन्होंने डेव ब्रेल्सफोर्ड नाम के एक शख्स को अपना परफॉर्मेंस डायरेक्टर बनाया। हाँ, और ब्रेल्सफोर्ड एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत लेकर आए जिसे वो कहते थे मामूली लाभ का एकत्रीकरण, एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है। इसका मतलब क्या है आसान भाषा में? आसान भाषा में इसका मतलब था साइकिलिंग से जुड़ी हर छोटी से छोटी चीज को सिर्फ 1% बेहतर बनाओ। बस 1%? बस 1%। उन्होंने बाइक की सीटों को थोड़ा और आरामदायक बनाने के लिए उन पर फिर से काम किया। राइडर्स की मांसपेशियों की रिकवरी के लिए सबसे असरदार मसाज जेल कौन सा है, ये पता लगाने के लिए कई जेल टेस्ट किए। और कुछ चीजें तो बिल्कुल ही अजीब थीं, जैसे उन्होंने टीम के ट्रक के अंदरूनी हिस्से को सफेद रंग से पेंट करवा दिया। हाँ, वो भी था। वजह? ताकि धूल का छोटे से छोटा कण भी आसानी से दिख जाए और उसे साफ किया जा सके, जिससे बाइक की परफॉर्मेंस पर कोई असर न पड़े। उन्होंने तो सर्जनों से हाथ धोने का सबसे अच्छा तरीका भी सीखा ताकि टीम के खिलाड़ी कम बीमार पड़ें। ये तो जुनून की हद है, जुनून लगता है। लेकिन इसके पीछे का जो गणित है वो हैरान करने वाला है। जेम्स क्लियर समझाते हैं कि अगर आप 1 साल तक हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो आप 365% बेहतर नहीं होंगे। नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज के कारण आप साल के अंत में 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। 37 गुना? और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर आप हर दिन 1% खराब होते हैं तो आप लगभग 0 पर पहुंच जाते हैं। आदतें मतलब आत्म सुधार का कंपाउंड इंटरेस्ट हैं। ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाली बात बहुत दिलचस्प है। हमारा दिमाग इसे आसानी से समझ नहीं पाता है ना? बिल्कुल नहीं। हम तो सीधी रेखा में सोचते हैं। एक दिन जिम जाने से कुछ नहीं बदलता तो हमें लगता है ये बेकार है। सही बात है। और एक दिन जंक फूड खाने से वजन नहीं बढ़ता तो हमें लगता है चलो कोई बात नहीं। हम उस धीमी गति से जमा हो रहे असर को देख ही नहीं पाते। बिल्कुल। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। क्लियर इसे एक बहुत ही खूबसूरत नाम देते हैं, अप्रकट क्षमता का पठार, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल।
हाँ, और इसे समझने के लिए बर्फ के टुकड़े का उदाहरण सबसे अच्छा है। सोचिए, एक कमरे में बर्फ का टुकड़ा है और तापमान है 25 डिग्री। अब आप धीरे धीरे तापमान बढ़ाते हैं, 26, 27, 28। 31 डिग्री तक कुछ नहीं होता, बर्फ वैसी की वैसी है। हाँ, और आपको लग सकता है कि आपकी सारी मेहनत बेकार जा रही है। और यही वो पल होता है जब हम कहते हैं छोड़ो यार, कुछ नहीं हो रहा। ठीक उसी समय, लेकिन जैसे ही तापमान 32 डिग्री पे पहुंचता है, सिर्फ 1 डिग्री का बदलाव, बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं है कि 25 से 31 डिग्री तक की मेहनत बेकार गई। वो सारी ऊर्जा बर्फ सोख रही थी, जमा कर रही थी। सफलता अक्सर उन सैकड़ों कामों का नतीजा होती है जो उस एक निर्णायक क्षण से पहले किए गए होते हैं। अच्छा, तो जब हमें तुरंत परिणाम नहीं दिखते तो हम उस निराशा की घाटी में होते हैं, वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। और सफल होने के लिए इस घाटी को पार करना ही सबसे बड़ी चुनौती है। ये एक उस इन सुधार वाली बात तो समझ आती है, लेकिन इससे एक सवाल उठता है, अगर रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करना ही काफी है तो फिर उन बड़े बड़े लक्ष्यों का क्या जो हम हमेशा सेट करते हैं? अच्छा सवाल है। दिलचस्प बात यह है कि क्लियर इस बारे में कुछ ऐसा कहते हैं जो हमें बचपन से सिखाई गई बातों के बिल्कुल खिलाफ हैं। वो कहते हैं लक्ष्य निर्धारित करना भूल जाओ। ये सुनने में वाकई चौंकाने वाला लगता है, लेकिन उनके तर्क में बहुत दम है। वो लक्ष्य और सिस्टम के बीच एक बहुत जरूरी अंतर बताते हैं। लक्ष्य वो परिणाम है जो आप चाहते हैं, जैसे एक चैंपियनशिप जीतना। और सिस्टम? सिस्टम वो प्रक्रिया है जो उस परिणाम की ओर ले जाती है, जैसे हर दिन प्रैक्टिस करना, सही डाइट लेना, अपनी नींद पूरी करना। तो लक्ष्यों के साथ असल में समस्या क्या है? किताब 4 बड़ी समस्याएं बताती है। पहली, और ये मुझे बहुत दिलचस्प लगी, विजेता और हारने वाले दोनों के लक्ष्य समान होते हैं। सही बात है। हर टीम जो हाई प्लेन में उतरती है, उसका लक्ष्य तो ट्रॉफी जीतना ही होता है। सिर्फ लक्ष्य होने से कोई नहीं जीतता। जीतता वही है जिसके पास बेहतर सिस्टम होता है, जिसका अभ्यास का तरीका, जिसकी रणनीति, जिसका टीम मैनेजमेंट बेहतर होता है। लक्ष्य तो बस एक इच्छा है, सिस्टम उसे हकीकत में बदलता है। दूसरी समस्या, लक्ष्य हासिल करना केवल एक पल का बदलाव है। मान लीजिए आपका कमरा गंदा है और आपका लक्ष्य है उसे साफ करना। आपने 2 घंटे लगाकर उसे चमका दिया, लक्ष्य पूरा। लेकिन अगर आपने अपनी चीजें इधर उधर फेंकने की आदत नहीं बदली, जो कि एक खराब सिस्टम है, तो कमरा हफ्ते भर में फिर से वैसा ही हो जाएगा। आपने सिर्फ लक्षण का इलाज किया, बीमारी का नहीं। और तीसरी समस्या हमारी खुशी से जुड़ी है। जब हम सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान देते हैं तो हम एक तरह का जाल बिछाते हैं। जब मैं ये लक्ष्य हासिल कर लूंगा तब मैं खुश होऊंगा। ये एक या तो या वाली मानसिकता है। या तो आप सफल होते हैं और खुश होते हैं, या आप असफल होते हैं और दुखी होते हैं। और ये प्रक्रिया के आनंद को खत्म कर देता है। जबकि सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करने वाला व्यक्ति हर दिन सुधार करने में खुशी ढूंढता है। चौथी समस्या भी बहुत जानी पहचानी है। लक्ष्य दीर्घकालिक प्रगति में बाधा डाल सकते हैं। जो लोग मैराथन के लिए महीनों तक जी जान से ट्रेनिंग करते हैं, उनमें से कई रेस खत्म होने के बाद ट्रेनिंग बंद कर देते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि जिस लक्ष्य ने उन्हें दौड़ाया वो अब खत्म हो चुका है। जब आपकी सारी मेहनत एक फिनिश लाइन पर टिकी हो, तो उसे पार करने के बाद आगे बढ़ने की प्रेरणा कहां से आएगी? इसीलिए किताब का एक सबसे शक्तिशाली वाक्य है, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। You do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. दिन के अंत में आपका सिस्टम ही आपके परिणामों को तय करेगा। बिल्कुल। आदतें। क्लियर कहते हैं कि हमारे व्यवहार में बदलाव की 3 परतें होती हैं, एक प्याज की तरह। सबसे भारी परत है परिणाम, आउटकम्स, यानी जो आपको मिलता है, जैसे वजन कम होना। बीच की परत है प्रक्रिया, प्रोसेसेस, यानी जो आप करते हैं, जैसे हर रोज जिम जाना। और सबसे अंदरूनी, सबसे गहरी परत है पहचान, आइडेंटिटी, यानी आप अपने बारे में क्या मानते हैं। जैसे मैं एक स्वस्थ और अनुशासित व्यक्ति हूँ। बिल्कुल। ज्यादातर लोग अपनी आदतें बदलने की कोशिश बाहर से अंदर की ओर करते हैं। वो परिणाम से शुरू करते हैं। वे तय करते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है, और फिर सोचते हैं कि इसके लिए उन्हें क्या करना होगा। लेकिन सबसे टिकाऊ बदलाव अंदर से बाहर की ओर होता है। यह इस बात से शुरू होता है कि आप कौन बनना चाहते हैं। असली व्यवहार परिवर्तन पहचान का परिवर्तन है। मतलब जब आप अपनी पहचान बदल लेते हैं तो आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। हाँ, किताब में धूम्रपान छोड़ने वाले 2 लोगों का एक शानदार उदाहरण है। जब दोनों को सिगरेट ऑफर की जाती है तो पहला व्यक्ति कहता है,
नहीं शुक्रिया, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इस जवाब में वो अभी भी खुद को एक धूम्रपान करने वाले के रूप में देख रहा है ना, जो बस उस आदत से लड़ने की कोशिश कर रहा है। उसकी मूल पहचान वही है। लेकिन दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं धूम्रपान नहीं करता। देखिए कितने छोटा सा फर्क है शब्दों में, लेकिन ये पहचान में एक जमीन आसमान के बदलाव का संकेत है। वो अब खुद को एक नॉन स्मोकर के रूप में देखता है। धूम्रपान करना उसकी पहचान का हिस्सा ही नहीं है। लेकिन ये पहचान बदलने वाली बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है। कैसे? क्या सिर्फ ये कहने से कि मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं कुछ बदल जाएगा, जबकि मैं रोज रात को आइसक्रीम खा रहा हूं? क्या ये खुद को धोखा देना नहीं है? यह एक बहुत अच्छा सवाल है। और क्लियर कहते हैं कि यह खुद को धोखा देना नहीं है, बल्कि खुद को सबूत देना है। इसकी एक सरल 2 चरणीय प्रक्रिया है। पहला, तय करें कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। और दूसरा, छोटी छोटी जीतों से इसे खुद को साबित करें। मुझे ये विचार बहुत पसंद आया कि आपका हर काम उस इंसान बनने के लिए एक वोट डालने जैसा है जो आप बनना चाहते हैं, है ना? हर बार जब आप वर्कआउट करते हैं, भले ही सिर्फ 15 मिनट के लिए, आप एक फिट व्यक्ति की पहचान के लिए वोट डाल रहे हैं। हर बार जब आप एक पैराग्राफ लिखते हैं, आप एक लेखक की पहचान के लिए वोट डाल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मुझे रातों रात बदलने की जरूरत नहीं है, मुझे बस सबूत इकट्ठा करने हैं। हर बार जब मैं फ्रेंच फ्राइज की जगह सलाद चुनती हूँ, तो मैं स्वस्थ व्यक्ति के पक्ष में एक और वोट डाल रही हूँ। बिल्कुल, और आपको हर चुनाव जीतने की जरूरत नहीं है, आपको बस बहुमत चाहिए। समय के साथ ये छोटे छोटे वोट जमा होते हैं और आपकी नई पहचान का एक ठोस सबूत बन जाते हैं। और फिर आपको इच्छा शक्ति से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस वही कर रहे होते हैं जो आप हैं। हाँ बिल्कुल। ये सोचने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। तो अब हम जानते हैं कि छोटे बदलाव क्यों मायने रखते हैं, सिस्टम क्यों जरूरी है और पहचान कैसे सब कुछ बदल सकती है। अब सवाल ये है कि आदतें बनती कैसे है, हमारे दिमाग के अंदर ऐसा क्या होता है? इसके लिए किताब हमें 100 साल से भी ज्यादा पीछे ले जाती है। 1898 में एडवर्ड थॉर्नडाइक नाम के एक मनोवैज्ञानिक के पास। थॉर्नडाइक ने बिल्लियों के साथ एक बड़ा दिलचस्प प्रयोग किया। उन्होंने बिल्लियों को एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया और बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता था, एक लीवर दबाना। शुरुआत में तो बेचारी बिल्लियां बॉक्स के अंदर पागलों की तरह घूमती होंगी, कोनों को सूंघती थीं, दीवारों को खरोचती थीं। और फिर गलती से उनका पैर लीवर पर पड़ जाता था और दरवाजा खुल जाता था। सही। लेकिन थॉर्नडाइक ने देखा कि हर बार जब वो बिल्ली को वापस बॉक्स में डालते तो वो थोड़ी तेजी से बाहर निकलती। अच्छा, कुछ कोशिशों के बाद बिल्लियां सीधे लिवर के पास जाती, उसे दबाती और बाहर निकल जाती। इस प्रयोग से एक बहुत ही मौलिक सिद्धांत सामने आया। जिन व्यवहारों के बाद संतोषजनक परिणाम मिलते हैं, उन्हें दोहराए जाने की संभावना बढ़ जाती है। और यही हर आदत का आधार है। बिल्कुल। इसी प्रक्रिया को जेम्स क्लियर ने 4 आसान चरणों में तोड़ा है, जिसे वे आदत चक्र या द हैबिट लूप कहते हैं। ये 4 चरण हैं: संकेत क्यू, लालसा क्रेविंग, प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स और इनाम रिवॉर्ड। पहला है संकेत। ये हमारे दिमाग के लिए एक ट्रिगर है जो उसे बताता है कि कोई इनाम आसपास है। ये आपके फोन की नोटिफिकेशन लाइट हो सकती है, सुबह की कॉफी की महक या टीवी पर किसी चिप्स का विज्ञापन। दूसरा है लालसा क्रेविंग। ये आदत के पीछे की असली वजह है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि हम असल में आदत की लालसा नहीं करते, बल्कि उस अवस्था में बदलाव की लालसा करते हैं जो वो प्रदान करती है। आप सिगरेट की नहीं, बल्कि उससे मिलने वाले तनाव से मुक्ति की लालसा करते हैं। आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने की नहीं, बल्कि बोरियत से बचने की लालसा करते हैं। बिल्कुल। तीसरा है प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स। ये वो वास्तविक आदत है जो आप करते हैं, चाहे वो सिगरेट जलाना हो या फोन उठाना। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण है इनाम, रिवॉर्ड। हाँ, इनाम आपकी लालसा को शांत करता है और आपके दिमाग को एक सिग्नल भेजता है, अरे ये काम तो बढ़िया था, इसे याद रखो, अगली बार फिर करना। मेरे फोन का नोटिफिकेशन वाला उदाहरण तो एकदम सटीक है। वो टिंग की आवाज मेरे लिए संकेत है। मेरी लालसा ये जानने की होती है कि दुनिया में क्या चल रहा है, कहीं मैं कुछ मिस तो नहीं कर रही। मेरी प्रतिक्रिया होती है फोन उठाकर अनलॉक करना, और इनाम ये जानकर राहत मिलना कि ये तो बस ज़ोमैटो का डिस्काउंट कूपन है और मेरे बॉस का मैसेज नहीं है। बिल्कुल। ये चक्र इतनी बार होता है कि अब ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो गया है। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, इनाम, ये चक्र हर आदत के पीछे काम करता है, चाहे अच्छी हो या बुरी। और इन्हीं 4 चरणों से व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम निकलते हैं, जो इस किताब का दिल है। हाँ, एक अच्छी आदत बनाने के लिए 1. संकेत को स्पष्ट बनाओ।
मेक इट ऑब्वियस। 2. लालसा को आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। 3. प्रतिक्रिया को आसान बनाओ, मेक इट इजी। और 4. और इनाम को संतोषजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। और अगर आप किसी बुरी आदत को तोड़ना चाहते हैं तो बस इन्हीं नियमों को उलट दो। यह एक शानदार फ्रेमवर्क है और हम अपनी आने वाली चर्चाओं में इनमें से हर एक नियम पर बहुत गहराई से उतरेंगे। हाँ, क्योंकि आज हमने जो कुछ भी चर्चा की है, 1% का सुधार, सिस्टम, पहचान और आदत चक्र, ये सब नींव है। इन बुनियादी सिद्धांतों को समझे बिना कोई भी तकनीक या हैक लंबे समय तक काम नहीं करेगा। तो चलिए आज की बातचीत के मुख्य टेकअवेज को एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली बात, रोजाना 1% सुधार की शक्ति को कभी कम मत आंकिए। ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरह समय के साथ आपको हैरान कर देगी। दूसरी, अपने बड़े बड़े लक्ष्यों से थोड़ी नजर हटाकर अपने रोजमर्रा के सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करें। असली प्रगति वहीं से होती है। और शायद सबसे जरूरी बात, बाहर से अंदर की ओर बदलने के बजाय अंदर से बाहर की ओर बदलें। पहले ये तय करें कि आप कौन बनना चाहती हैं, फिर छोटे छोटे कामों से उस पहचान को साबित करें। एक बार जब ये नींव आपके दिमाग में बैठ जाती है तो आदतें बनाना और तोड़ना एक संघर्ष नहीं बल्कि एक दिलचस्प खेल बन जाता है। तो आज की चर्चा को खत्म करने से पहले हमारे श्रोताओं के लिए एक छोटा सा विचार। सोचें कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। एक लेखक, एक एथलीट, एक शांत स्वभाव का व्यक्ति। अब सोचें, आज आप वो कौन सा एक छोटा सा काम कर सकते हैं जो उस पहचान के लिए एक वोट के रूप में काम करेगा। सिर्फ एक छोटा सा काम जो 5 मिनट से भी कम समय ले। बस इतना ही। एक बेहतरीन सवाल। और इसी के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। अगली बार हम व्यवहार परिवर्तन के पहले नियम पर गहराई से बात करेंगे। अपनी अच्छी आदतों को स्पष्ट कैसे बनाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।